हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जीके जीएस का टोटल 5000 प्लस एमसीक्यू को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। हम लोग एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कवर कर लिया है। अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो भारत का लोकतंत्र जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सांसदीय सरकार का निम्नलिखित विशेषता है। पूछ रहा है किसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि गलत है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति ना होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ये सही है। अगर कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं है तो वह 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन उस 6 महीने के भीतर उसे चुनाव जीतकर सांसद बन जाना होता है। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो उसे 6 महीने के बाद उस पद से हटा दिया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के समक्ष शपथ लेता है। ये गलत है। को पहले जो भी सांसद होता है उसे उसका पद दे दिया जाता है और फिर अपने पद की शपथ लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है। ये भी गलत है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति वास्तविक ना होकर प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है, जबकि राष्ट्रपति औपचारिक कार्यपालक होता है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? केवल दूसरा कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकार से असंगत या फिर उसकी अल्पीकरण करने का विधि दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 13 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? दोस्तों, भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसकी शांति और सुरक्षा की बात संविधान के आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 51 में। और आर्टिकल नंबर 51 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि उल्लेखित है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आया कहाँ से? तो हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच निहित है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में आयोजित किया गया था। यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 3 से लेकर 14 जून के बीच। 3 से लेकर 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसमें टोटल देश कितना भाग लिया था? तो टोटल देश की बात करें तो 172 देश इसमें भाग लिया था। ठीक है। कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन सा नहीं है?
चलिए देखते हैं। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है एंडीज की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, यह भी सुमेलित है। दूसरा है रॉकी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैरी इल्बर्ट है, क्या है, माउंट मैरी इल्बर्ट, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है आल्पस की जो सर्वोच्च चोटी है वो एल्ब्रूस नहीं है, वो कौन सा है, वो है माउंट ब्लैंक। कौन सा है, माउंट ब्लैंक है अल्पास की सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। दोस्तों बिना उपग्रह के सूर्य के जो दो नज़दीक ग्रह है, बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है और शुक्र जो कि सूर्य से दूसरे नंबर दूरी पे स्थित है, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल का 2 उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। अगर डीमोस की बात करें तो वह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। जबकि वरुण की बात करें तो वरुण में टोटल 14 उपग्रह है। कितने उपग्रह है, 14 उपग्रह है। इन 14 उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है ट्राइटन, क्या है, ट्राइटन है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है। दोस्तों ग्लोब पर विषुवत रेखा को सबसे वृहद वृत्त कहते हैं। विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है, तो यह कैलिफोर्निया में अवस्थित है, जो कि अमेरिका की पहली हाईटेक सिटी थी सिलिकॉन वैली। क्या थी, अमेरिका की पहली हाईटेक सिटी थी सिलिकॉन वैली, और यह कैलिफोर्निया में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग फोटॉन की गति के कारण बनती है। कैसे बनती है, फोटॉन की गति के कारण, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगोला की संधि कब हुआ था। तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1750। दोस्तों संगोला की संधि के तहत पेशवा छत्रपति शिवाजी के नाम पर धन का प्रबंधन करते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रक्त का प्रकार दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित कार्य दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है रक्त प्लाज्मा। दोस्तों रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। दूसरा है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। क्या करता है, ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। तीसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है यह संक्रमण रोग से रक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों, संक्रमण रोग से रक्षा करता है। और तीसरा है फाइब्रिनोजेन, यह रक्त का स्कंदन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य के बीच विवाद। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लागू रह सकता है। कितने साल तक लागू रह सकता है, 3 साल तक।
यदि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जब राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है। लेकिन इस तरह से 6 महीने करके बढ़ाकर 3 साल तक कंटिन्यू 3 साल तक जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर से अनुमोदन कर 6 महीने और बढ़ाया जाता है। इस तरह से 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है और सबसे ज़्यादा अधिकतम 3 साल तक ही रहता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कब तक लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। दोस्तों चेलना एवं बिंबिसार का विवाह का विवरण ललित विस्तार में मिलता है। किसमें मिलता है? ललित विस्तार में, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया था वो कौन सा है? तो दोस्तों वह है चतुर्थ बौद्ध सभा, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के समय में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध सभा में। अगला प्रश्न है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? दोस्तों भारत के विंध्यन पर्वत में हीरा मिलता है। कहाँ पे मिलता है? विंध्यन पर्वत में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में किया गया था। 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी इसकी अध्यक्षता? प्रथम जैन महासभा की तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दोस्तों सातवाहन वंश का जो शासक था उसके द्वारा ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को अनुदान देने का, भूमि को दान के रूप में देने की प्रथा चलाई गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान सातवाहन प्रथम ने किया था। किसने किया था? सातवाहन प्रथम ने, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, एल्काइन का आणविक सूत्र होता है। दोस्तों एल्काइन का आणविक सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन के अंतरावस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, कितने चरणों में संपन्न होता है? 2 चरणों में। प्रथम चरण में केंद्र का विभाजन होता है, जबकि द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र m-1 L3 और T-2 होता है। कितना होता है? m-1 L3 T-2 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो दोस्तों फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। तो डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? दोस्तों पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक बोरोन होता है। कौन होता है? बोरोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बिन का कार्य है। थ्रोम्बिन का क्या कार्य है दोस्तों? तो दोस्तों थ्रोम्बिन का कार्य रक्त के निर्माण को तेज करना होता है और रक्तस्राव को रोकना होता है। यानी रक्त का जो बनने की क्रिया होती है उसको तेज कर देता है, और जब हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो रक्तस्राव होता है, तो उस रक्तस्राव को रोकने का काम थ्रोम्बिन का होता है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त जमाने में यानी रक्त के स्राव को रोकने में थ्रोम्बिन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रीतकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों प्रीतकर पुरस्कार यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीतकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, जबकि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गायन के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी है, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवराजन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कीट दिया हुआ है, दूसरी तरफ संचारित रोग यानी उस कीट के काटने से कौन सा रोग होता है, उसके वाहक, किस रोग के वाहक होते हैं कौन से कीट, उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है बालू मक्खी। दोस्तों बालू मक्खी के काटने से कालाजार नामक बीमारी होता है। कौन सी बीमारी होता है? कालाजार। दूसरा है मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स के काटने से फलेरिया होता है। क्या होता है? फलेरिया, जिसे हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी के काटने से हैजा फैलता है। कौन सा होता है? हैजा नामक बीमारी होता है। चौथा है मादा एनोफिलीज। इसके काटने से मलेरिया होता है। कौन सी बीमारी होता है? मादा एनोफिलीज से मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट निरस्त किया था? दोस्तों वर्नाकुलम प्रेस एक्ट इसे लाया था लॉर्ड लीटन ने। कब लाया था? तो 14 मार्च को लाया था। 14 मार्च 1878 ईस्वी को लाया था। लेकिन इसको हटाया यानी निरस्त किया लॉर्ड रिपन ने, और यह 1882 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1882 ईस्वी को वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? दोस्तों रामोसी आंदोलन भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामोसी आंदोलन के प्रमुख नेता चित्तूर सिंह थे। इसने 1831 ईस्वी में रामोसी आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? दोस्तों तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर 1398 ईस्वी में हुआ था। उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? दोस्तों, घोड़े की मृण मूर्तियां की बात करें तो यह रंगून से मिली है, जबकि घोड़े की अस्थि यानी हड्डी जो है वह सूटकोत्ता से मिली है। तो यहाँ मृण मूर्तियां यानी मूर्ति पूछा जा रहा है, तो घोड़े की मूर्ति रंगपुर से मिली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगपुर। अगर हड्डी पूछे तो सूटकोत्ता याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है? दोस्तों, सोम देवता को वनस्पति का देवता माना जाता था वैदिक काल में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। दोस्तों, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम थे ऋषभदेव और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? दोस्तों, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर अलादीन खिलजी के समय में विकसित हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? अलादीन खिलजी के समय में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? तो तबकाते नासिरी के लेखक मिन्हास उल सिराज थे। कौन थे? मिन्हास उल सिराज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग रक्त कोशिका की गिनती के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रक्त कोशिका की गिनती के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या करता है? दोस्तों, ये डायनेमो ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा का कन्वर्टर का काम करता है। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? दोस्तों, 100 वाट है और कितना दिन जलाया जा रहा है? एक दिन जलाया जा रहा है। एक दिन जलाने, प्रत्येक दिन की बात कर रहा है यानी एक दिन की बात कर रहा है। और कितना घंटा जलाया जा रहा है? तो 10 घंटा जलाया जा रहा है। टोटल को हम एक यूनिट में 1000 से भाग देते हैं तो यूनिट निकल जाता है। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना यूनिट निकल के आएगा? 1 यूनिट निकल के आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो क्रय शक्ति के आधार पर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर चीन है। कौन है? चीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।